नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। मैं आपका दोस्त नीरज। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मेगा हॉरर एपिसोड लेकर आऊँगा। तो मैं अपने वादे के मुताबिक संडे के दिन आपके लिए एक मेगा हॉरर एपिसोड लेकर आया हूँ, जो आज चैप्टर 1 है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। जिनका कलेजा बहुत मजबूत है, सिर्फ वो ही इस वीडियो को देखें। दोस्तों, महामारी के मौसम में आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी दुआ से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, अपने डर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज की जो हॉरर कहानियां हैं वो हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी हुई हैं। तो आज की सारी कहानियां हमारे सब्सक्राइबर्स की ज़ुबानी सुनते हैं। दोस्तों, पहली कहानी, जिसका टाइटल है बरगद की चुड़ैल। मेरा नाम शेखर है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पटना के स्टेशन के पास एक होटल में काम करता हूँ। अक्सर मेरा आना जाना रात में होता था। बात करीब 4 साल पहले की है। रोज़ की तरह मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके रात 10 बजे अपने घर के लिए निकलता हूँ। मेरा घर होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल ही आता जाता था। उस दिन भी मैं जब अपने घर आ रहा था, तो मेरे घर से करीब 700 मीटर पहले एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है। जब मैं उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता हूं, तो वहां मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। मैं रोज़ वहीं से आता जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था मेरे साथ। उस पेड़ के चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था। जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचता हूं, कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। पहले मुझे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मैं चारों तरफ देखता हूं, वहां कोई नहीं होता। उसके बाद मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ता हूं, तो अब की बार किसी औरत के सिसकियों की आवाज़ें आने लगती हैं और बाद में वो आवाज़ रोने में बदल जाती है। अब मेरी घबराहट को डर में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं फिर से चारों तरफ देखता हूँ। इस बार भी मुझे कोई नहीं दिखाई देता। फिर मैं आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपने पैरों को उठाता हूँ, तो मेरे चेहरे पर कुछ टपक कर गिरता है। मैं मोबाइल की लाइट की हेल्प से देखता हूँ, तो मेरी हालत पतली हो जाती है। मेरे चेहरे पर टपकने वाली चीज़ कुछ और नहीं बल्कि खून की बूंदें थी। मैंने हिम्मत करके ऊपर पेड़ की तरफ देखा, तो क्या देखता हूँ, उस पेड़ की एक डाल पर एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में ऊपर बैठी हुई है, जो एक मांस का टुकड़ा लिए हुए है। वो खून उसी मांस के टुकड़े से गिर रहा था। अगले ही पल खूब सारी खून की बूंदें गिरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस रात खून की बारिश हो रही हो। मैं उस बारिश में पूरी तरह से भीग गया। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मैं जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर हिलाता हूँ, क्या महसूस करता हूँ कि मेरे पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। जैसे ही मैं पैरों की तरफ देखता हूँ, तो क्या देखता हूँ, एक हाथ मेरे पैरों को जकड़े हुए था। मैंने पूरी जोर लगाकर अपने पैरों को छुड़वाया और भागने लगा। भागते भागते क्या देखता हूँ पीछे कि वो चुड़ैल जो पेड़ पर बैठी थी, अब वो नीचे आ चुकी थी और बहुत तेज़ गुस्से से चीखती है। लेकिन मैं उसकी पकड़ से काफ़ी दूर जा चुका था। फिर मैं अपने घर पहुंचता हूं और उस दिन के बाद कभी होटल से देर रात में घर नहीं आया। अगर कभी ऐसा होता भी था, तो मैं रात में होटल में ही रुक जाता था। आज की दूसरी कहानी का टाइटल एक अच्छी आत्मा है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। मेरा नाम आरती है। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। बात आज से करीब 3 साल पहले की है। मैं जिस कॉल सेंटर में जॉब करती थी, वहाँ एक रूल था। रूल ये था कि आप 1 महीने डे शिफ्ट करोगे और 1 महीने नाइट शिफ्ट करोगे। हाँ, लेकिन नाइट शिफ्ट करने वालों को एक्स्ट्रा बोनस मनी मिलती थी। मैंने उस समय कॉल सेंटर में नई नई जॉब स्टार्ट की थी। मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे उस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं अपनी नाइट शिफ्ट आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उस कंपनी का चीफ मैनेजर जो था,
वो नाइट शिफ्ट में ही रहता था और लोगों को गाइड करता था। मेरी नाइट शिफ्ट आ जाती है। जिस दिन मेरी नाइट शिफ्ट आ जाती है उस दिन मेरी एक दोस्त होती है रश्मि, वो मुझे नाइट शिफ्ट करने को मना करती है। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों, तो उसने मुझे कुछ ठीक से नहीं बताया, लेकिन मैंने उससे बात की और उससे कहा कि मुझे ये नाइट शिफ्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर उसने मुझे चीफ मैनेजर के बारे में बताया कि वो एक ठरकी इंसान है। मैंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे बस ये नाइट शिफ्ट करनी है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है करो, लेकिन ज़रा संभल कर। फिर मेरी नाइट शिफ्ट आ जाती है। मेरे साथ करीब 15 और लोग थे जिनकी नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक थी। हम सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उसके बाद करीब 1:50 हो जाते हैं तो सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मैं और रचित अभी भी कॉल पर ही थे तो वो सब चले जाते हैं। मैं फ्री हो गई थी लेकिन रचित अभी भी कॉल पर था। फिर चीफ मैनेजर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। मैं जब जा रही थी मैनेजर के ऑफिस में तभी रचित फ्री हो गया और वो भी घर जाने को तैयार हो गया। फिर मैं ऑफिस में जाती हूँ। चीफ मैनेजर मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ गलत हरकतें करने लगता है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और उस समय ऑफिस में कोई भी नहीं था। वो मुझे अपने करीब बहुत तेज़ पकड़े हुए था। तभी ऑफिस जिसमें हम थे लाइट ऑफ हो जाती है। बाहर के ऑफिस की लाइटें भी जल रही थी। मैंने क्या देखा, दरवाज़ा खुलता है। रोशनी में कोई उस मैनेजर के ऑफिस के गेट के पास एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वो बहुत तेज़ी से चीखती है। चीख इतनी तेज़ थी कि मुझे अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। उस मैनेजर की हालत ख़राब हो जाती है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। फिर तो बिना कुछ बोले मैनेजर के पास आती है वो और हवा में उठा देती है उसे। फिर ऑफिस की लाइटें ऑन हो जाती है। मैनेजर चौंकते हुए कहता है पूजा तुम। उसके बाद वो लड़की, जो कि मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसने मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहाँ से चली जाती हूँ। दरअसल में वो एक गुड स्पिरिट थी, एक अच्छी आत्मा, जिसने मुझे उस मैनेजर की हैवानियत से बचाया था। अगले दिन मैंने ये बात रश्मि से पूछी कि वो पूजा कौन थी, तो रश्मि शॉक हो जाती है कि मुझे पूजा के बारे में कैसे पता चलता है। मैंने उसे कल रात की सारी बातें बताई। अगले दिन चीफ मैनेजर अपने ऑफिस में मरा मिलता है। रश्मि बताती है उस मैनेजर ने 1 साल पहले पूजा का रेप अपने ही ऑफिस में कर दिया था। रेप के बाद वो फंस ना जाए, उसने पूजा को बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया था। सुसाइड का केस दर्ज हुआ था और वो कमीना बच जाता है। मैंने रश्मि को बताया कल वही पूजा मुझे बचाने आई थी, उसी ने मैनेजर को मार दिया। कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम जयेश है। बात आज से करीब 5 साल पहले की है। मैं उस समय कॉलेज में था। कॉलेज के टाइम में मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स थे। हम बहुत मस्ती किया करते थे। हम सारे दोस्तों ने कैंपिंग का प्लानिंग किया। हमने उत्तराखंड जाने का प्लान किया। वहाँ पहाड़, नदियाँ और जंगल हैं। वहाँ कैंपिंग करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। हम सारे दोस्त 3 दिन की कैंपिंग का प्लानिंग करते हैं और उत्तराखंड के लिए निकल जाते हैं। 17 घंटे में हम उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। एक गेस्ट हाउस में रिफ़्रेश होने के 4 घंटे के बाद हम अपना कैंपिंग का सारा सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके बाद करीब 2 घंटे में हम उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हमें कैंपिंग करनी होती है। जंगल में थोड़ी दूरी पर एक नदी थी। उस नदी के पास हमने अपना कैंप लगाने का डिसाइड किया। हम नदी के पास जाते हैं और अच्छी सी जगह देखकर हम अपना कैंप लगा देते हैं। अभी दिन ढलने में काफ़ी समय बाकी था तो हमने जंगल में थोड़ा घूमने का डिसाइड किया। उसके बाद हम सारे दोस्त जंगल की तरफ अपने अपने कैमरे लेकर निकल पड़ते हैं। हम उस कैंपिंग की सारी यादें अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। हमने जंगल में घूमना शुरू कर दिया था कि हिरणों का एक ग्रुप हमें दिखाई देता है। हम उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। उसके बाद हम और आगे जाते हैं। पेड़ों पर हलचल होती है, ऊपर ढेर सारे बंदर होते हैं। हम उनकी भी तस्वीरें खींचते हैं। आगे जंगल ज़्यादा घना था तो हमने आगे ना जाने का डिसीजन लिया और हम वापस अपने कैंप की तरफ आ जाते हैं। हम सारे दोस्त अपने अपने कैमरे चेक कर रहे थे
कि तस्वीरें कैसी आई हैं। मुझे अपने कैमरे में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हम शॉक हो जाते हैं। हमें एक फ़ोटो में पेड़ पर एक इंसान जैसा कोई बैठा दिखाई देता है, लेकिन देखने में वो कोई इंसान जैसा नहीं लग रहा था। फिर हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं। राजेश काफ़ी डर जाता है। वो कहता है वो कोई इंसान नहीं, भूत था, हमें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। राजेश ने हम सभी के मन में डर पैदा कर दिया था, लेकिन हम सारे दोस्तों ने वहाँ रहने का फ़ैसला किया और अंधेरा होने वाला था। हमने डिसाइड किया कि हम नदी में फ़िशिंग करेंगे और फ़िश करी और चावल डिनर में खाएंगे। महेश पुलकित के साथ फ़िशिंग करने लगता है। करीब 1.5 घंटे में दोनों ने खाने भर की मछलियाँ पकड़ ली थी। फिर हमने डिनर बनाया। 2 घंटे लगे डिनर बनाने में। फिर हम सब ने डिनर किया और कैंप फायर जलाते हैं। उसके बाद पुलकित ने अपनी गिटार से हमें कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनाए। करीब रात के 12 बज चुके थे। अब हम अंताक्षरी खेलते हैं। फिर कैंप की फायर भी बुझने लगती है, तो हमने बस डिसाइड किया कि अब हम सोएंगे। उसके बाद हमने 4 कैंप लगाए थे और हम करीब 8 दोस्त थे, तो एक कैंप में 2-2 लोग को सोना था, तो हम सारे लोग सोने चले जाते हैं। रात में एक आवाज़ से हमारी नींद खुल जाती है, लेकिन कोई अपने कैंप से बाहर नहीं आता। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ होती है। इस बार मैं उठता हूँ और अपने कैंप से बाहर देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? एक बड़ा सा इंसान। नहीं, वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। और वो जो कोई भी था नदी से पानी पी रहा था। उसके पानी पीने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि काफ़ी दूर तक वो आवाज़ जा रही थी। मैं चुपचाप अपने कैंप के अंदर आ गया। कैंप के अंदर से छुपकर उसे देखने लगा। अब वो अचानक से खड़ा होता है और काफ़ी तेज़ चीखता है। उसकी चीख से सारा जंगल गूंज उठता है। हमारे कैंप से कुछ ही दूर वो खड़ा था। वो अचानक हमारे कैंप की तरफ आने लगता है और पुलकित के कैंप के पास आकर रुक जाता है। फिर पुलकित के कैंप के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है कि तभी जंगल से एक चीखने की एक आवाज़ आती है और वो उसी आवाज़ की तरफ चला जाता है। फिर मैंने अपने दोस्तों को जल्दी से जगा दिया और उन्हें सारी बात बताई, और उसके बाद हम जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी चौथी कहानी, एक डाकू का भूत। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मैं झांसी का रहने वाला हूँ। ये किस्सा करीब 10 साल पहले का है। मैं नया झांसी रहने गया था। वहाँ मेरी ड्यूटी गांव के सर्वे में लगी हुई थी। झांसी में करीब 32 किलोमीटर दूर एक गांव निगोरी, जो कि काल्पनिक है, पड़ता है। मुझे वहाँ सर्वे के लिए जाना था। मैं गाँवों से डेटा कलेक्शन और सर्वे का काम करता था। दरअसल मैं एक एनजीओ में काम करता था। मैं जहाँ रहा करता था वहाँ एक सज्जन से मैंने पूछा कि निगोरी गांव कितनी दूर है और उसका रास्ता कैसे है। उस गांव का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी दुनिया में चले गए हों। मैंने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाना मतलब अपनी मौत के मुंह में जाना है। मैंने पूछा ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा एक डाकू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता था। बहुत साल पहले उसे गांव वालों ने मार दिया था। तब से उसका भूत घोड़े पर बैठकर रात में उस गांव में घूमता है और उसे जो भी कोई दिखाई देता है उसे मार देता है। शाम को जैसे ही अंधेरा होता है सारे लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। ये सब सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि भूत प्रेत सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। मैं इन बातों को अंधविश्वास मानता था। साइंस के ज़माने में भला कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है। यही सब सोचकर मैंने उससे कहा कि आप रास्ता बताइए निगोरी गांव का। फिर उसने मुझसे कहा जब आपको अपनी जान की परवाह ही नहीं है, आप खुद ही मरना चाहते हो, तो मेरा क्या, शौक़ से जाइए। फिर उसने कहते हुए ये मुझे उस गांव का रास्ता बताया। अगले दिन मैं 10 बजे सुबह निगोरी गांव के लिए निकल जाता हूँ। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद मैं निगोरी गांव पहुँचता हूँ और वहाँ के प्रधान से मिलता हूँ। पूरे गांव का जायज़ा लेकर वहाँ का डेटा इकट्ठा कर लेता हूँ।
फिर गांव का सर्वे कर लेता हूँ। अब तक शाम हो जाती है। फिर मैं प्रधान के घर थोड़ी देर रुकता हूँ। बातों बातों में मैंने जिक्र कर दिया कि क्या इस गांव में कोई डाकू का भूत भटकता है और वो लोगों को मार देता है। ये सुनते ही प्रधान का हंसता चेहरा मुरझा जाता है और डर से पसीना पसीना हो जाता है। फिर बोलता है, अरे सर, थोड़ा धीरे बोलिए, हमें इसी गांव में रहना है। आप तो यहाँ से चले जाओगे, रह जाऊँगा मैं। अगर उसने ये सुन लिया तो मेरी ही बलि चढ़ जाएगी। मैंने पूछा, मुझे बताइए क्या बात है। प्रधान ने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे घर आज रात रुक जाइए, आप सब अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे भी उत्सुकता थी और मैं जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। प्रधान ने मुझे रात का खाना खिलाया और अपने और मेरे बिस्तर को छत के ऊपर लगवा दिया। हम बात कर रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 10:15 हो रहे थे। हम राजनीति के विषय पर चर्चा कर रहे थे कि तभी दूर से घोड़े के टापों की आवाज़ आने लगती है। प्रधान बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम से शांत हो जाता है, थोड़ा छुप जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, घोड़ों के टापों की आवाज़ एकदम करीब आ जाती है। अब मैं भी थोड़ा डरने लगा। फिर मैंने देखा एक परछाई दिखाई देती है घोड़े पर, जिस पर एक इंसान बैठा हुआ है जो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा आग की लपटों में जल रहा था। फिर वो घोड़े की रफ्तार धीरे कर देता है और चारों तरफ बड़े गौर से देखता है। फिर हम क्या देखते हैं, एक लड़का अपने घर से बाहर आता है। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। प्रधान ने बताया, ये लड़का हमारे गांव का नहीं है, शायद महेश बाबू के यहाँ रिश्तेदारी में आया है। आज तो इसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद मैं और प्रधान क्या देखते हैं, घोड़े पर डाकू का भूत लड़के के पास पहुंचता है और तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है और वो तड़पता हुआ लड़का ज़मीन पर गिर पड़ता है और वहीं दम तोड़ देता है। ये मंजर इतना भयंकर था कि इसे देखकर मेरी चीख निकल जाती है। मेरी चीख सुनते ही वो डाकू का भूत मेरी तरफ छत पर देखता है और आगे आ जाता है और आग फूंकता है मेरी तरफ देखकर। फिर अपनी बंदूक से मेरी तरफ गोली भी चलाता है, लेकिन तब तक प्रधान ने मुझे नीचे की तरफ खींच लिया होता है। गोली ऊपर से निकल जाती है, फिर वो कहीं गायब हो जाता है। उस दिन के बाद मैं भूत प्रेत में विश्वास करने लगता हूँ। मैं इस घटना के बाद 2 दिन बीमार रहता हूँ। दोस्तों, चलिए हमारी आज की 5वीं कहानी, कुएं का भूत। मेरा नाम शशिकांत है। मैं बिजनौर ज़िले के अहरोरा गांव में रहने वाला हूं। बात थोड़ी पुरानी है, आज से करीब 25 साल पुरानी। तब हमारा गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था। आज की तरह मनहूसियत नहीं थी। मेरी उम्र उस समय 20 वर्ष रही होगी जब हमारे गांव में यह हादसा हुआ था। हमारे गांव में दिलीप नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत हंसमुख स्वभाव का था। उसी गांव में एक जमींदार रहते थे, उनका नाम लक्ष्मीकांत था। वो जालिम किस्म के इंसान थे। लक्ष्मीकांत सिंह की एक बेटी थी, लाडी। लाडी बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के कई गांवों में थे। जब वो 16 साल की रही होगी तभी से उसकी शादी के लिए दूर दूर से रिश्ते लगते हैं दोस्तों। लेकिन अभी उसके पिता उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, तो वो रिश्तों से मना कर देते हैं। लाडी गांव में अक्सर घूमने निकला करती थी। दिलीप ने लाडी को एक दिन खेतों में देखा और उसे देखते ही प्यार हो जाता है। लाडी को शुरू में दिलीप अच्छा नहीं लगता। वो उसका पीछा करता, उसकी सहेलियों से बातें करता, लेकिन फिर लाडी धीरे धीरे दिलीप को पसंद करने लगती है। वो उससे बातें करने लगती है, धीरे धीरे मिलने लगती है। आपको पता होगा कि गांव ज़्यादा बड़े नहीं होते, वहाँ इस तरह की बातें छुपाए नहीं छुपती। बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जब बात लाडी के बाप को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लाडी को घर में कैद कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही लाडी और दिलीप के साथ हुआ। लाडी के घर में उसके पापा के द्वारा कैद किए जाने के बाद दिलीप को पता लग जाता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके घर वाले उसे समझाते हैं, बेटा ज़मींदार से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है, तुम लाडी को भूल जाओ। उधर जमींदार ने लाडी की शादी तय कर दी। पास के ही
एक अच्छे ख़ानदान के लड़के से। जब ये बात दिलीप को पता चलती है तो वो लाड़ी से मिलने का तय करता है और उसी रात लाड़ी से उसके घर जाकर मिलने का सोचता है। रात में जब दिलीप के घर में सब सो जाते हैं तो दिलीप चुपचाप लाड़ी के घर जाता है। दीवार को फांदकर लाड़ी के कमरे की तरफ बढ़ता है। फिर लाड़ी के कमरे में किसी तरह पहुंच जाता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि लाड़ी के घर के कुत्ते उसे देख चुके होते हैं और वो भौंकने लगते हैं। सारे घर के लोग उठ जाते हैं और चारों ओर चोर चोर का शोर मचाते हुए घर में सारे लोग कमरों में ढूंढने लगते हैं। लाड़ी उसे अपने बेड के नीचे छुपा देती है, लेकिन घर के नौकरों ने उसे पकड़ लिया होता है। उसके बाद लाड़ी के पापा ने उसे बहुत पीटा, कुत्तों से कटवाया। उसके बाद उसे घर के बारजे पर फांसी लगवा देते हैं। दिलीप मर जाता है। उसके बाद दिलीप की लाश को वो लोग गांव के एक बड़े कुएं में डाल देते हैं। गांव वाले कहते हैं जिस रात उसे उन लोगों ने मारा उस दिन अमावस्या की रात थी। दिलीप को जब वो लोग फांसी पर लटका रहे थे तो उसने कसम ली थी और उसने उन लोगों से कहा था कि मरने के बाद भी मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मिटा दूँगा। कुछ दिन बीता। गांव में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें सामने आने लगी। गांव में रात में भयंकर चीखने और रोने की आवाज़ें उस बड़े कुएं से आने लगती हैं। फिर गांव में 1 साल सूखा पड़ जाता है। जमींदार की सारे अनाज के गोदाम अपने आप जल जाते हैं। रात में उस कुएं से लोगों ने एक काले साए को निकलते देखा था और बात करना शुरू कर दिया कि हो ना हो ये दिलीप ही है। हालांकि उसने गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग कहते थे कि वो दिलीप का भूत था जो जमींदार से बदला लेने आया था। अमावस्या की जब भी रात आती वो कुएं से भयंकर चीखने की आवाज़ें आती और उसके बाद जमींदार के घर के सारे जानवर एक एक कर कर मरने लगे। उसके घर में सारे नौकर डर जाते हैं और रात में दिलीप के भूत को देखने की बातें भी करते हैं। उस रात घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में लटका दिए जाते हैं। गांव वाले कहते हैं ये दिलीप ने किया था। सारे नौकरों को एक साथ लटका दिया उसने और घर के सारे लोगों को भी। आज भी वो उसी कुएं में रहता है और हर अमावस्या की रात बाहर आता है। उसने जमींदार की हवेली को आज भी अपनी गिरफ्त में रखा है। अमावस्या की रात को वो कुएं से जब भी बाहर आता है तो उस हवेली के पास ज़रूर जाता है। उसके बाद गांव वालों ने ये भी बताया कि उसने लाड़ी को भी मार दिया था। दोस्तों, आज की हमारी छठी कहानी खंडहर का भूत। मेरा नाम अंकुर है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। बात आज से 8 साल पहले की है। मेरी शादी रेनकोट जो कि सोनभद्र में है वहाँ हुई थी। तब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरे साले साहब की शादी लगी हुई थी तो मेरी पत्नी पूजा अपने मायके गए हुई थी। मुझे शादी में 2 दिन पहले जाना था क्योंकि मैं जॉब करता था तो इतनी लंबी छुट्टी मिलना ऑफिस से पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने 2 दिन पहले जाने का डिसाइड किया था। बारिश का मौसम था। मैंने बाय रोड रेणुकूट जाने का डिसाइड किया, लेकिन मेरे पापा मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाय रोड जाना सेफ़ नहीं होगा। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे जाने दीजिए, कार से जाऊंगा तो वापस आते समय पूजा के साथ थोड़ा सामान ज़्यादा होगा, इसलिए आराम से मैं कार से आ जाऊंगा। पापा राज़ी हो जाते हैं। फिर मैंने अपनी कार को उस दिन टैंक फुल करवा लिया। शाम को ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी आ गया था। करीब रात में 8 बजे मैं रेणुकूट के लिए अपने घर से निकल जाता हूँ। इलाहाबाद से रेणुकूट की दूरी लगभग 236 किलोमीटर है। मतलब इलाहाबाद से रेणुकूट जाने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगेंगे। सफ़र थोड़ा लंबा था तो मैंने कार का म्यूज़िक ऑन कर लिया और अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। फिर रात के करीब 11 बजे होंगे। मुझे भूख लगने लगती है। मैं वाराणसी से आगे आ चुका था। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो मैंने कार को एक ढाबे के पास रोका। मैंने उस ढाबे पर जाकर खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट किया और करीब 11:45 पर मैं वहाँ से फिर आगे निकलता हूँ। मैं मुश्किल से 4-5 किलोमीटर ही आया होऊंगा कि मैं क्या देखता हूँ, हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक जाम होने की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे। चारों तरफ हाईवे पर गाड़ियाँ और ट्रक ही ट्रक थे। मैंने एक ट्रक वाले से पता लगाया कि ये जाम कैसे लगा, तो ट्रक ड्राइवर ने कहा
कि 3 किलोमीटर आगे एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें दो ट्रकें आपस में टकरा गई हैं और वो सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई हैं। उसी की वजह से ये जाम लगा हुआ है। 3 किलोमीटर लंबा जाम सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अपनी कार टर्न लेकर साइड में खड़ी कर लेता हूँ। फिर मैं उस ड्राइवर से पूछता हूँ कि क्या कोई और भी रास्ता है जो हाईवे पर आगे जाकर कनेक्ट होता हो। ड्राइवर ने बोला, पीछे करीब 1 किलोमीटर जाने पर राइट साइड में एक रास्ता निकलता है जो करीब 10 किलोमीटर के बाद हाईवे पर जुड़ता है। लेकिन मैंने कहा, क्या लेकिन? बोलो। उसने कहा, वो रास्ता सही नहीं है, उधर से कोई भी आता जाता नहीं है। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस इतना सुना है कि वो रास्ता सही नहीं है। मुझे लगा वो शायद मुझे कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे कहीं पहुंचना है, इसलिए मुझे वहां से जाना होगा। ये बोलकर मैं अपनी कार में वापस आके बैठता हूं और अपनी कार को आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। 1 किलोमीटर आगे जाने पर राइट साइड से वो मोड़ मुझे दिखता है। उस रास्ते पर मैंने अपनी कार उतार दी। करीब थोड़ी दूर में आगे बढ़ाऊँगा कि मुझे एक वहाँ पर छोटा सा बहुत ही घना जंगल दिखाई देता है। मैं अभी जंगल में घुसा ही था कि मेरी कार के सामने एक इंसान दिखाई देता है। मुझे लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैंने अचानक से ही ब्रेक लगा दी और ब्रेक इतनी ज़्यादा ताकत से लगाई कि मैं थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। उसके बाद जब मैंने अपना होश संभाला तो मैं कार से बाहर आता हूँ ये देखने के लिए कि उस इंसान का क्या हुआ। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरी कार के सामने तो कोई इंसान ही नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। फिर मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाता हूँ, मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद मैं वापस अपनी कार में आकर बैठता हूँ। उसके बाद मैं कार स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अब तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मैं क्या देखता हूँ, मेरी कार ही नहीं स्टार्ट होती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि मैं एक ऐसे सुनसान और जंगल वाले रास्ते पर फंसा जहाँ मेरी कार ने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और परेशान भी हो जाता हूँ। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की, कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है। मैं कार से बाहर आता हूँ, चारों तरफ नज़र दौड़ाता हूँ, तो जंगल के पास मुझे एक खंडहर दिखाई देता है। उस खंडहर से मुझे कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है, तो मैं इस उम्मीद में उसके पीछे जाता हूँ कि शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिल सके और मेरी कार ठीक हो सके। इसी उम्मीद में मैं उस खंडहर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। दोस्तों, अब मैं उस खंडहर के अंदर पहुँचने वाला था। मैं जैसे ही उस खंडहर के अंदर पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पर किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। उसके बाद मैं हिम्मत करके अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी एक काला साया मेरे सामने से निकलता है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि सामने से वही इंसान जो मेरी कार के सामने आया था, वो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। और वो कोई इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल इंसान जैसी नहीं थी। वो तो कोई शैतान या भूत लग रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। उसके बाद मैं वापस भागता हूँ अपनी कार की तरफ, और मैं बहुत ज़ोर से भागता हूँ, इतनी ज़ोर से भागता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता। उसके बाद जैसे ही मैं कार के पास पहुँचता हूँ, पीछे पलट कर देखता हूँ, अभी भी वो इंसान मेरे पीछे आ रहा है। हालांकि वो इंसान तो नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और अपनी कार का गेट खोलकर कार में अंदर घुस जाता हूँ और कार को अंदर से लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद वो इंसान मेरी कार के पास आ जाता है और मैं क्या देखता हूँ, वो मेरी कार को कस के हिला रहा है। मैं भगवान का नाम लेता हूँ। मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि डर के मारे मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर पता नहीं मुझे कब होश आता है, लेकिन जब मुझे होश आता है उस समय सुबह हो चुकी होती है। फिर मैं अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कार स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि रात में जो कोई भी था वो आखिर कौन था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 हॉरर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपका मनोरंजन करने का। उम्मीद करता हूँ आज रात को आपके डर का दायरा बढ़ जाएगा
और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ढेर सारा प्यार दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छी अच्छी ढेरों कहानियाँ ला सकूँ आपके लिए, ताकि आपके डर का दायरा बढ़ता रहे। तो दोस्तों अब अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए जहाँ और भी ज़्यादा रोचक और डरावनी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।